नमस्कार, मैं हूं सरताज। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल क्लास 10 का और सीखेंगे कुछ बेसिक बातें। उससे पहले कि ट्रायंगल हम लोग पढ़ें, कुछ आपको चीज़ें बताते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है और वो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है। आपको ये बेसिक फ़र्क पता होना चाहिए। देखिए, सिमिलर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक हो। जैसे कि अगर दो ट्रायंगल तीनों साइड 2 4 3, दूसरा ट्रायंगल 2 4 3 ही है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया क्योंकि ये बिल्कुल डिट्टो सेम हो गया। लेकिन सिमिलर में ऐसा नहीं होता है। सिमिलर में क्या होता है कि एंगल सेम होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, जबकि कॉन्ग्रुएंट के लिए सब कुछ सेम होना चाहिए। सब कुछ, एंगल भी सेम होना चाहिए, साइड्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल को कैसे प्रूव करते हैं, या फिर ऐसे कह लें कि सिमिलर ट्रायंगल जब होता है तो उसमें कौन सी बातें होती ही होती है, मतलब उसके फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप याद रखिएगा। अभी कुछ देर के लिए मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ ए बी सी, और ये है डी ई एफ। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो सारे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये सब इक्वल होंगे। एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ के, ये इक्वल होगा। जबकि साइड्स का, अब देखिए, अब ये इक्वल हो गया। कोई सपोज करिए कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, सारे एंगल 60 60 60 है, और एक थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाया, उसके भी सारे एंगल 60 हैं, तो ये आपस में सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाया। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होता है कि एंगल तो होता ही है इक्वल, साथ साथ साइड्स भी इक्वल होते हैं। जबकि सिमिलर में एंगल इक्वल होते हैं और साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो लग रहा है बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट लग रहा है, ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लग रहा है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट भी सिमिलर होता है, आपको याद रखनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट भी सिमिलर होता है। अब ये एंगल होगा इक्वल। अब ये भी पॉसिबल था कि ए बी अपॉन ई एफ इक्वल होता ए सी अपॉन डी एफ, यही इक्वल होता बी सी अपॉन डी ई के। तो इसे हम कहते हैं सिमिलर। आपने अब समझ में आ गया होगा आपको कुछ, सिमिलर किसे कहते हैं। सिमिलर कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल इस तरह से हों कि उनके सारे एंगल इक्वल हों, यानी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हों। एंगल ए इस ट्रायंगल का कोई एक एंगल के बराबर हो, एंगल बी इस ट्रायंगल का कोई एक एंगल के बराबर हो, एंगल सी इस ट्रायंगल का कोई एक एंगल के बराबर हो। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर आपने ये साइड लिया ए बी या ए सी या बी सी, तो यहाँ भी कोई एक साइड, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर जो दिख रहा है वहाँ इधर दिखे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई एक साइड का रेशियो दूसरे साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर होना चाहिए। ए बी अगर आपने डी ई के बराबर कर दिया तो ए सी ई एफ के बराबर या डी एफ के रेशियो के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सिमिलर है। जबकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, यहाँ पे रेशियो नहीं देखा जाता, बल्कि हर एक चीज़ इक्वल देखी जाती है। एंगल के साथ साथ साइड्स भी इक्वल होना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब हम देखते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो कौन सी खूबी उसके अंदर होगी। देखिए, अगर दो ट्रायंगल है इस तरह से, एक ट्रायंगल ये है और दूसरे ट्रायंगल में लेता हूँ ये, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा देने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा खुद ब खुद इक्वल होगा। ये कैसे, देख लीजिए। अगर सपोज करिए कि ये 50 है और ये 60 है, यहाँ पे ये 50 है, ये 60 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये जब एंगल पता करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा 70,
और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से का पता करने की कोशिश है तो ये हो जाएगा 70। मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से भी सिमिलर हो जाते हैं, और जब ये ए से सिमिलर हो जाते हैं तो जब सिमिलर हो जाएगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है ना। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि दोनों चीज़ होना ज़रूरी है, लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर दोनों चीज़ में से कोई एक भी हो जाएगा ना तो वो सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे थोड़ी सी हट करके एक बात बताता हूँ आपको कि अगर एक कोई सिमिलर ट्रायंगल है या एक सिंपल सा, यहाँ पे सिमिलर की बात नहीं करेंगे, सिंपल एक कोई ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं। देखिए एक ट्रायंगल मैंने लिया ऐसा, ठीक है, और कहता है कि अगर कोई एक लाइन आपने ड्रॉ किया, इसमें किस तरह की लाइन ड्रॉ किया, किसी भी तरह का लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, ब्लू से करता हूँ, एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो कहता है कि अगर आपने जो लाइन ड्रॉ किया है वो लाइन अगर इसके पैरेलल कर दिया आपने, अब ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रायंगल है ए बी सी, आपने लाइन ड्रॉ किया डी ई, तो कहता है कि अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए जो एक साइड के पैरेलल हो, ऑब्वियसली अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसके साइड के पैरेलल हो जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर आपने पैरेलल ड्रॉ किया, देखिए अगर इफ डी पैरेलल बी सी कर दिया आपने, तो इफ एंड देन, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। आप ये तो बिल्कुल याद से ध्यान से दे दीजिए यहाँ पे कि अगर आपने ड्रॉ किया ये, तो अगर आपने डी इस तरह से ड्रॉ कर दिया कि बी सी के पैरेलल हो गया। अच्छा, यही केस यहाँ पे होता, अगर मैं एक और ऐसे ड्रॉ कर लेता, ऐसे लाइन ड्रॉ करता, अब ये डी सी के पैरेलल तो नहीं है, ये किसी और के पैरेलल, ए सी के पैरेलल है, तो इसका नाम थोड़ी देर के लिए दे देता हूँ डी ई एफ जी। ठीक है, मैंने एफ जी ड्रॉ किया एक लाइन जो कि ए सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे चूंकि मैंने एफ जी पैरेलल है ए सी के, पेन धोखा देने लगा, ए सी के, देन क्या होगा, बी एफ अपॉन ए एफ इक्वल होगा बी जी अपॉन जी सी के, बी जी अपॉन जी सी के, ये आपको याद होना चाहिए। और ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा हमने अगर यहाँ पे लिखा था बी एफ अपॉन ए एफ, इसलिए मुझे इसी पैटर्न में उधर भी लिखना पड़ा। अगर मैंने अगर इस साइड इस तरह से लिखता कि बी ए अपॉन बी एफ, तो इधर मुझे लिखना पड़ता बी सी अपॉन बी जी, यानी कि जिस पैटर्न में आप इधर लिखेंगे उसी पैटर्न में यहाँ लिखना होगा आपको। क्लियर है ये। और अगर यहाँ पे अगर इस पैटर्न में आप लिखते बी एफ उल्टा करते बी एफ अपॉन ए बी, तो इस साइड आपको करना होता बी जी अपॉन बी सी। कोई फर्क नहीं है इसमें, लेकिन लिखने का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, जो आप इस साइड यूज़ कर रहे हैं वही आप इस साइड भी यूज़ करेंगे। अब इसको थ्योरम के हिसाब से इसको ऐसे कहते हैं कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अदर टू साइड इन इक्वल रेशियो। क्लियर है। अब देखिए इसका एमसीक्यू कैसे आएगा। अब एक यहाँ पे दे देगा आपको ऐसे एक ट्रायंगल और कह देगा ये और ये पैरेलल है, क्या लिखेगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड डी ई, इसको नाम मैं दे रहा हूँ डी ई, और ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ ए बी सी।
ठीक है, ए बी सी इज ट्रायंगल एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड इफ ये दे देगा आपको 2, ये दे देगा 1, ये दे देगा 5, तो ये पूछेगा ये कितना होगा, यानी कहेगा ये 5 है। आपसे कहेगा कि देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, डी इज अ लाइन पैरेलल टू बी सी, इफ ए डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ए ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड ई सी। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने आपको बताया कि इफ अगर ये पैरेलल है तो ये चीज़ होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी पैरेलल है, जब डी पैरेलल है बी सी के तो हम लिख देंगे 2/1 इक्वल होगा 5/x के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसी को देखिए कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके अलग किस्म का भी देता है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे ले रहा हूँ अभी, देखिए ये इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ इस तरह का, देखिए हाँ ये सही है। ठीक है, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, मैंने इसका नाम दिया ए बी सी डी ई। ठीक है, मैंने आपको कहा कि यहाँ से यहाँ तक यह है 4 और यहाँ से यहाँ तक यह है 2, और मैंने आपको दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली मैंने दे दिया 12, और मैंने आपसे पूछा क्या, पूछ दिया कि सी डी यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। अब देखिए यहाँ भी गिवन है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, लेकिन देखिए आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे तो सेपरेट सेपरेट दे दिया, ये और ये अलग अलग दे दिया, लेकिन यहाँ पे एक पूरा पूरा दे दिया। अब देखिए इस वक्त में क्या करेंगे, हम लोग तो ये जानते हैं कि अगर पैरेलल है तो 4/2 इक्वल होगा AD/DC, AD/DC। ना ही AD पता है और ना ही DC पता है, मुझे दोनों पता है, AD प्लस DC पता है, ना कि AD ना कि DC। अब क्या करेंगे कि जो पैटर्न इधर फॉलो करवा रहे हैं ना इस साइड, इसी साइड यहाँ भी कर लेंगे। जैसे कि हम कर देंगे AC/DC, वो इक्वल क्या होगा AB/BE लिख सकते हैं। AC आपको पता है वो है 12, DC x लिख दिया, और इस साइड क्या करेंगे AB जो है, मुझे AB डायरेक्टली नहीं दिया हुआ लेकिन अलग अलग दिया हो तो AB हम निकाल सकते हैं, 4 + 2 6 कर दिया, और BE पता ही था 2, तो अब यहाँ से आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से कैंसिल होगा, x का वैल्यू आएगा 4। क्लियर है, तो MCQ इस तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा आप कि अगर एक पैरेलल अगर दिया हो तभी। आप याद रखिएगा कि अगर ये DE पैरेलल है BC के या DE पैरेलल है किसी और दूसरे साइड के तभी ऐसा होता है, वरना ऐसा फिर नहीं होता है। चलिए एक और इसी का स्पेशल केस बताते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसका थोड़ा सा हाँ, अगर एक ट्रायंगल है और कहता है कि अगर आपने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, देखिए मिड को एक स्पेशल केस है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है, ये उसी से निकला हुआ है। ये आपने मिड को ज्वाइन कर दिया, मिड को ज्वाइन करने का मतलब हो गया, सॉरी मिड को ज्वाइन करने का मतलब ये हो गया ABC और ये है D, ये है E। होता तो वही कि अगर ये पैरेलल है मिड को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, अगर आपको मिड को ज्वाइन कर दिया तो वो 100% पैरेलल ही हो जाएगा। देखिए अगर आपने इफ मिड पॉइंट्स आर ज्वाइंड, इफ मिड पॉइंट्स आर ज्वाइंड, अगर मिड पॉइंट ज्वाइन हो गए देन the line joining, then the line joining
will be parallel to अदर साइड या थर्ड साइड। ठीक है, अगर आपने लाइन ज्वाइन कर दिया, मिड अगर ज्वाइन किया तो वो इसके पैरेलल हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मिड है और ये मिड है, मैंने ज्वाइन किया तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। और साथ ही साथ जो DE होगा वो होगा हाफ BC। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपने मिड को ज्वाइन किया तो वो तो होगा ही होगा वो पैरेलल, और पैरेलल के साथ साथ वो हाफ भी होगा, जिसके पैरेलल है उसके हाफ। क्लियर है? अब चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, अब दूसरे किस्म का बना रहा हूँ ट्रायंगल। देखिए ऐसा बना दिया, ठीक है, और ये मिड पॉइंट ये, और सॉरी इधर ट्रायंगल बन रहा है, ये मिड ये है और इसका मिड ये है, मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक इसका मैंने देखा, अगर सपोज कि कैसे मिड मैंने पता किया, देखिए यहाँ से यहाँ तक सपोज 10 है तो 5 लेके मैंने ज्वाइन कर दिया। यहाँ से यहाँ तक अगर सपोज कि ये 20 है तो 10 लेके ज्वाइन कर दिया। यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है तो 5 सेंटीमीटर लेके ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक अगर 20 है तो 10 सेंटीमीटर लेकर मार्क कर दिया। दोनों को ऐसे मैंने ज्वाइन किया। तो ये ऑटोमेटिक आप ऐसा करना चाहें तो आप करके देख लीजिए। अजीब उटपटांग ट्रायंगल बना दीजिए, ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए। इसका मिड पॉइंट ये हो रहा है, इसका मिड पॉइंट ये हो रहा है। अब दोनों को ज्वाइन करके देखिए, ये पैरेलल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ये है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये वाला है और इसका मिड पॉइंट ये वाला है, ऐसे ज्वाइन करके देखिए ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी करके देखिए, अगर दो मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया तो वो तीसरे साइड के पैरेलल हो ही जाएगा। और एक काम और भी आप करके देखिए, सपोज कर लीजिए, ये कैसे कीजिएगा मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। ट्रायंगल आप किस तरह अपने हिसाब से जो भी ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे आपने बना लीजिए, ठीक है। ये तो अच्छा ट्रायंगल बन गया, ख़राब ट्रायंगल बनाइए। ख़राब ट्रायंगल बोलने का मतलब कि आप उटपटांग सा बड़ी अजीब ऐसे बना दीजिए, लगे कि इसमें तो होगा ही नहीं। ऐसा बनाइए कि लगे कि इसमें होगा ही नहीं। अब इसमें क्या कीजिए, इसको आप मेज़र कीजिए। ये है अगर 5 सेंटीमीटर, और ये है अगर 10 सेंटीमीटर, और ये है 12 सेंटीमीटर। ऐसे मान के मैं ऐसे ही मान ले रहा हूँ, ये है, कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है। तो ये 5 है तो इसका आधा होगा 2.5, यहाँ मार्क कर दीजिए। ये 12 है तो 12 का हाफ होगा 6, और ये 10 है तो इसका हाफ होगा 5, ऐसे मार्क कर दीजिए। अब ऐसे करके देखते जाइए, इसको ऐसे ज्वाइन करके देखिए क्या लग रहा है ये पैरेलल। अच्छा, पैरेलल अगर लग भी रहा है तो क्या ये वाला डिस्टेंस इसके बिल्कुल हाफ है, यानी ये डिस्टेंस आपका जितना है इसका हाफ है कि नहीं। ये तो आपका 10 है तो ये 5 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हाफ होता है। और फिर ये और ये मिड को ज्वाइन करके देखिए क्या इसके पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल है तो क्या 5 का हाफ है कि नहीं। और उसी तरह से फिर इसे भी ज्वाइन करके देखिए आप, क्या इसके पैरेलल हुआ, ये लाइन और ये लाइन। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको ये वेरीफाई भी हो जाएगा। सपोज करिए कि ये लाइन 12 है, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 12 है, तो ये जो लाइन आपने ज्वाइन किया, उसका कलर अलग ले रहा हूँ। अगर ये लाइन को आपने ज्वाइन किया ऐसे, तो ये ब्लू वाली लाइन जो है इसके हाफ होना चाहिए, यानी कि 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऐसे आप ऐसे 2-4 करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल सही है। देखिए याद रखिएगा कि जब जितना ज़्यादा आप काम करते हैं ना, और जितना वर्क करते हैं आप, उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग आपकी पुख्ता होती है, मतलब मजबूत हो जाता है, वो बहुत लंबे दिनों तक वो याद रहता है आपको। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा करके देखिए, 2-3 तरह का अलग अलग ट्रायंगल बनाइए। बल्कि ऐसा कीजिए कि आपको ऐसा ट्रायंगल बनाइए कि लगे कि आप ये होगा ही नहीं, इस ट्रायंगल तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा करके देखिए, ठीक है। ऐसा करिएगा तो आपका ये अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी, और बहुत ही लंबे समय तक ये याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए एक और देखता हूँ मैं कि इक्वल होता है। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं करके देखता हूँ, इसका उल्टा भी सही है। उल्टा क्या होता है, देखिए उल्टा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कौन सा कलर, हाँ, उल्टा का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने एक ट्रायंगल लिया, मेरा पेन ही नहीं चल रहा है, बड़ा परेशान कर रहा है। चलिए ऐसे मैंने एक ले लिया ट्रायंगल। अब मैं ये लिख रहा हूं कि अगर कोई लाइन इस तरह से ज्वाइन है
कि ये हाफ है और पैरेलल भी है, या सिर्फ हाफ है और पैरेलल है, तो इसका मतलब ये कि मिड को ज्वाइन कर रहा है। ये दोनों मिड पॉइंट हैं। इसका मतलब अगर मिड है तो पैरेलल है और हाफ है, और अगर हाफ है और पैरेलल है तो इसका मतलब ये मिड है। आप बात समझ रहे हैं? अगर ये मैंने एक बनाया ए बी सी, और मैंने ये था 10 सेंटीमीटर और ये लाइन है 5 सेंटीमीटर की, तो ये तो दिख रहा है ये हाफ है। और अगर ये लिख दे कि ये लाइन पैरेलल है, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो मिड है। ये पॉइंट इसका मिड है और ये वाला पॉइंट इसका मिड है। ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगर इसका बेसिक और अगर कुछ रह रहा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, MCQ क्वेश्चन बेसिकली लेंगे, और आपको कुछ और भी नई बातें बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।